हेलो एंड वेलकम टू DSCJ होम क्लासेस। स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर पार्ट 6। स्टूडेंट्स एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस पार्ट को देखने से पहले पीछे वाले 5 पार्ट्स जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं आप उनको एक बार ज़रूर देखें, तभी आपको ये पार्ट 6 की समझ आएगी। ठीक है। देन आज का हमारा टॉपिक है द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। On 30 January 1933, President Hindenburg offered the chancellorship, the highest position in the cabinet of ministers, to Hitler. 1932 में हमने पीछे पढ़ा कि हिटलर को काफ़ी सपोर्ट मिला था, काफ़ी वोट्स मिले थे, उसको 37% वोट्स मिले थे। और उसके बाद 1933 में 30 जनवरी को जो जर्मनी के प्रेसिडेंट थे हिंडनबर्ग, उन्होंने हिटलर को एक जॉब ऑफ़र की और उस जॉब का नाम था चांसलरशिप जो है वो कैबिनेट के जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनसे ऊंची पोस्ट है ये। ठीक है, हाईएस्ट पोजीशन की पोस्ट थी चांसलरशिप की। तो हिंडनबर्ग ने हिटलर को ये पोस्ट ऑफ़र की। ठीक है, मतलब उसे चांसलरशिप बना दिया। नाउ हिटलर बिकेम मोर पावरफुल। अब जैसे हिटलर चांसलर बन गया तो वो ज़्यादा पावरफुल हो गया। ठीक, ही सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर्स ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। जैसे वो पावरफुल हो गया तो सबसे पहला काम उसने क्या किया, जो भी डेमोक्रेटिक रूल के स्ट्रक्चर्स थे उसे डिसमेंटल कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया। ठीक है, क्योंकि वह डेमोक्रेसी पसंद नहीं करता था। ठीक, क्योंकि पीछे जब वेमर रिपब्लिक को मौका मिला था कुछ करने के लिए तो उसने कुछ अच्छा काम नहीं किया था, तो इसलिए बहुत से लोग ये डेमोक्रेसी से पर बिलीव नहीं करते थे। तो उनमें से एक हिटलर भी था जो डेमोक्रेटिक रूल के स्ट्रक्चर्स को डिसमेंटल करना चाहता था, और उसने ऐसा ही किया। इन फरवरी अ मिस्टीरियस फायर वाज एन आर्सन अटैक ऑन द बिल्डिंग ऑफ रिचस्टैग जो है वो क्या है, जर्मनी का पार्लियामेंट है। ठीक है, तो फरवरी में क्या हुआ, एक मिस्टीरियस फायर हुई थी। मिस्टीरियस फायर इसे क्यों कहेंगे, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चला कि रिचस्टैग की बिल्डिंग में आग कैसे लगी थी। कभी लगी होगी तो अभी तक नहीं पता चला कि आग लगाई गई थी या खुद से लगी थी, तो इसलिए इसको मिस्टीरियस फायर कहते हैं। फरवरी में इस पार्लियामेंट रिचस्टैग की बिल्डिंग में आग लगी थी। ठीक है, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ था। और आफ्टर दैट हिटलर कैम इनटू हिज पावर। उसके बाद हिटलर अपनी पावर में आ चुका था। उसने क्या किया, सबसे पहले 28 फरवरी 1933 हिटलर ब्रॉड द फायर डिक्री इन विच ऑल सिविक राइट्स गिव बाय वेमर रिपब्लिक वर सस्पेंडेड। तो हिटलर ने सबसे पहला काम क्या किया, उसने एक फायर डिक्री बनाया, मतलब एक फायर तो नाम दिया गया क्योंकि जस्ट मिस्टीरियस फायर के बाद का ये ऑर्डर था। उसने क्या एक ऑर्डर निकाला फायर डिक्री, उस पर क्या लिखा कि जितने भी सिविक राइट्स मिले हैं वेमर रिपब्लिक ने जितने भी सिविक राइट्स दिए हैं लोगों को, उनको सस्पेंड किया जाए। ठीक है, सिविक राइट्स को सस्पेंड किया जाए। मोस्ट कम्युनिस्ट एंड आर्क एनिमीज वर सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप्स। कम्युनिस्ट थे, आर्क एनिमीज थे वहाँ पे जो वेमर रिपब्लिक को सपोर्ट किया करते थे, उन लोगों को कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया। कंसंट्रेशन कैंप क्या था स्टूडेंट्स, वो मतलब एक ऐसा एरिया होता था जहाँ पर उन लोगों को सज़ा दी जाती थी जो लोग हिटलर को पसंद नहीं थे। वन कंसंट्रेशन कैंप इज़ डसेल्डॉर्फ, अ स्मॉल सिटी। एक कंसंट्रेशन कैंप डसेल्डॉर्फ में था जो कि जर्मनी की एक छोटी सी सिटी थी। तो वहाँ पर भी एक कंसंट्रेशन कैंप बनाया गया था। ठीक है, तो वहाँ पर हिटलर उन लोगों को भेजता था जो उसे पसंद नहीं थे, जो मतलब उसकी नज़र में मुजरिम थे। ऑन 3 मार्च 1933 द फेमस एनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड। 1933 3 मार्च को क्या हुआ, एक एनेबलिंग एक्ट पास हुआ, और इस एक्ट के तहत ये घोषित किया गया कि जर्मनी में अब डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश की गई है। ठीक है, इट गेव हिटलर ऑल पावर्स। अब डिक्टेटरशिप में कौन था, वहाँ पर हिटलर ही था जिसके जो भी उस टाइम पावरफुल था। ठीक है, तो जिससे क्या हुआ कि हिटलर को पूरी पावर्स मिल गई। अब वह अपनी मर्ज़ी से पार्लियामेंट को साइलेंट कर सकता था, रूल बाय डिक्री कर सकता था। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऑर्डर निकाल सकता था। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैंड एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएट्स। तो हिटलर ने डिक्टेटरशिप जैसे एस्टेब्लिश हुआ तो उसके बाद हिटलर ने अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी। हिटलर ने सबसे पहले क्या किया,
उसने पॉलिटिकल पार्टीज़ पर बैन लगा लिया, क्योंकि अब वहाँ पर डिक्टेटरशिप थी, यानी अब एक ही इंसान पूरी कंट्री पर राज करने लगा था। ठीक है, अब कोई और पार्टीज़ वगैरह की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी ख़त्म थी तो अब पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत नहीं थी, तो उसने पॉलिटिकल पार्टीज़ पर बैन लगा लिया, ट्रेड यूनियंस पर बैन लगा लिया। सिर्फ वहाँ पर नाज़ी पार्टी ही थी जिस पर बैन नहीं था। ठीक है, क्योंकि वो उसी की पार्टी थी, और उसके एफिलिएट्स यानी कि जो उसके साथ कनेक्टेड थे, उन पर भी कोई बैन नहीं था। हिटलर्स हैड अ कंप्लीट कंट्रोल ऑन इकनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। अब हिटलर का पूरा कंट्रोल इकनॉमी पर भी था, मीडिया पर भी था, आर्मी पर भी था और जुडिशरी पर भी था। ठीक है, स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर क्रिएटेड। हिटलर ने कुछ स्पेशल सर्विलेंस फोर्सेस रखी थी, सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पर क्रिएट की थी। सिक्योरिटी फोर्सेस में कुछ मतलब ग्रुप्स बने थे, अलग अलग टाइप के ग्रुप्स थे, जैसे कि ग्रीन यूनिफॉर्म पुलिस थी, एक ग्रुप को ग्रीन यूनिफॉर्म पुलिस ऐसे कहा जाता था। दूसरा ग्रुप था जिसे जो स्टॉर्म ट्रूपर्स थे, इंक्लूडिंग जेस्टापो, सीक्रेट स्टेट पुलिस भी इन्हें कहते थे। तीसरा था प्रोटेक्शन स्क्वाड्स, फिर क्रिमिनल पुलिस अलग से थी, सिक्योरिटी सर्विस अलग से थी। मतलब ये सारे स्पेशल ग्रुप्स थे, इनको अलग टाइप की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी। ठीक है, तो उसके बाद अब हिटलर ने डेमोक्रेसी को तो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था, और अब अपने तरीके से जर्मनी को बना रहा था, जैसे वो जर्मनी में चाहता था अब वह वैसा ही वहाँ पर कर रहा था। तो इसे कहेंगे रिकन्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो हिटलर ने वोट्स के लिए उसने लोगों से प्रॉमिस किए थे। हिटलर प्रॉमिस टू जर्मन पीपल। ठीक है, आपको याद होगा पीछे वाली वीडियो में आप ज़रूर देखें, उसमें उसने प्रॉमिस किया था कि जैसे ही मेरी सरकार आएगी मैं आपको नौकरी दूंगा, इस देश को स्ट्रॉन्ग नेशन बनाऊंगा। तो अब वक्त था अपने देश को स्ट्रॉन्ग बनाने का। तो उसने अपने वादे के मुताबिक क्या किया, ही इज़ नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक रिकवरी। अपने वादे के मुताबिक वह पहले तो इकोनॉमिक रिकवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, सबसे पहला काम वह चाहता था कि हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन जो है उसको मैं ठीक कर सकूं। उसके लिए उसने क्या किया, ही गेव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू हेजलमार सैशेट। ठीक है, उसने इस इकोनॉमिक रिकवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी, हेजलमार सैशेट को। ठीक है, हेजलमार सैशेट जो थे वो जर्मन इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, और अब उनका मकसद क्या था कि अब यहाँ पर फुल प्रोडक्शन होनी है, फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। ठीक है, और ये कैसे हो सकती है, थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। मतलब जो भी स्टेट फंडेड प्रोग्राम्स होंगे वहाँ पर क्रिएटेड प्रोग्राम्स होंगे, क्रिएशन प्रोग्राम्स होंगे, तो उनके तहत इनको नौकरी वगैरह मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम सैशेट ने क्या किया, दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज एंड द पीपल्स कार द वोक्सवैगन। तो उसने ये प्रोजेक्ट मतलब वहाँ पे शुरू हुआ कौन सा, एक तो सुपर हाईवेज बनानी है जर्मनी में, सुपर हाईवेज होनी चाहिए, और दूसरा क्या था, पीपल्स कार वोक्सवैगन। ठीक है, तो अब मतलब वे अपने देश की इकोनॉमिक कंडीशन को इन दो चीज़ों के ज़रिए, इन प्रोजेक्ट के ज़रिए ही ठीक कर सकते थे। ठीक है, तो हेजलमार सैशेट ने ये दो आइडियाज़, ये दो प्रोजेक्ट सजेस्ट किए कि इनसे इकोनॉमिक कंडीशन बेस्ट हो सकती है। ठीक है, देन उसके बाद क्या हुआ, हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस इन फॉरेन पॉलिसी। अब शुरुआत में तो ठीक ठाक चल रहा था, गाड़ियाँ नई नई बन रही थी, सुपर हाईवेज बन रही थी, तो थोड़ी बहुत इकोनॉमिक कंडीशन उनकी ठीक हो रही थी। तो हिटलर जो है उसे काफ़ी कामयाबी मिल रही थी फॉरेन पॉलिसी में। तो ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस इन 1933, लेकिन उसे 1933 में लीग ऑफ नेशंस से हटा दिया गया। लीग ऑफ नेशंस क्या है, इसमें कुछ कंट्रीज़ आती हैं। ठीक है, तो इनमें से हिटलर को बाहर निकाल दिया। ठीक, लेकिन हिटलर को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह ऑलरेडी जर्मनी पर राज कर रहा था, तो वह अपने में ही मस्त था। उसने क्या किया, वह रीनलैंड जो कि जर्मनी की एक जगह थी जो युद्ध के दौरान अलाइड पावर्स ने अपने कब्ज़े में कर ली थी, तो हिटलर ने क्या किया, सबसे पहले 1936 में रीनलैंड को रीऑक्युपाई किया। ठीक है, उस जगह को दोबारा से अपनी कंट्री में शामिल कर दिया। देन ही स्लोगन वाज वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। उसका एक ही नारा था, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। ठीक है, अब स्लोगन से पता चलता है कि वह क्या चाहता था। ड्यू टू विच ही इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी 1938। अब इसी स्लोगन को दिमाग में रखते हुए उसने सबसे पहले क्या किया, रीनलैंड को रीऑक्युपाई किया, देन ऑस्ट्रिया और जर्मनी को इंटीग्रेट कर लिया। ठीक है, जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया को भी जोड़ दिया 1938 में।
देन ही वेंट एवरी जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज़ एंड इंटीग्रेटेड, वह हर जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज़ में जाता, मतलब उन देशों में जहाँ पर जर्मनी बोलने वाले लोग थे, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर उनको मतलब उन जगहों को अपनी कंट्री के साथ इंटीग्रेट कर देता। ही चेंज द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री, ऐसा करते करते उसने तो कंट्री की किस्मत ही बदल दी, काफ़ी कुछ चेंज हो गया, कंट्री का नक्शा ही चेंज हो गया, ठीक है। Hagelmer Sasha advised Hitler against investing hugely in rearmament as the state still ran on deficit financing. Hagelmer Sasha ने हिटलर को एडवाइस दी कि वह ज़्यादा ध्यान अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर बनाने में करे ताकि बाद में कोई इकोनॉमिक क्राइसिस ना हो। लेकिन हैजलमेर सैशे जो था हिटलर जो था, हिटलर तो कॉशियस पीपल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कोई उसे चेतावनी दे या कोई उसे समझाने की कोशिश करे कि हाँ तुम गलत कर रहे हो, ऐसा ऐसा करोगे, कोई एडवाइस दे, तो उसे ऐसे कॉशियस पीपल बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तो उसने क्या किया, हैजलमेर को उसने अंडर एस्टिमेट कर लिया, ठीक है, उसने उसकी सजेशन को नज़रअंदाज कर लिया और उसने उसको कहा, किसको, हिटलर ने हैजलमेर को ये कहा कि वह नाज़ी जर्मनी को छोड़ के चला जाए, ठीक है। नाज़ी जर्मनी इसलिए कहते थे क्योंकि अब वहाँ पर एक ही पार्टी थी, नाज़ीज़ पार्टी, तो इसलिए उन्होंने जर्मनी को नाज़ी पार्टी कहा, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, हिटलर थॉट रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। अब हिटलर का ये मानना था कि अगर हम अपने देश में रिसोर्सेज एक्यूमुलेट कर सकते हैं तो कैसे, अगर हम अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करें, बढ़ाएं, ठीक है, जैसा कि वह कर रहा था, ठीक है ना। वह बाकी पड़ोसी कंट्रीज़ को अपने अंडर कर रहा था, अपने नक्शे को, अपने एरिया को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका यही मानना था कि हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, तो वह वही काम कर रहा था। देन सो इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। 1939 सितंबर में अब हिटलर ने क्या सोचा कि वह पोलैंड को भी अपने अंडर करेगा, टेरिटरी को एक्सपेंड करने की सोच रहा था ना, तो उसने पोलैंड को भी अब अपनी कंट्री में शामिल करने का सोचा, ठीक है। तो क्या किया उसने, जैसे ही पोलैंड पर हमला किया, एंड दी स्टार्टेड अ वार विद फ्रांस एंड इंग्लैंड, ठीक है। पोलैंड पर हमला करना उसको भारी पड़ गया क्योंकि वहाँ से ही सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई थी, ठीक है, और सबसे पहला युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के साथ उसका स्टार्ट हो गया, ठीक है। In September 1940, a tripartite act was signed between Germany, Italy and Japan. 1940 में एक ट्राईपर्टाइट एक्ट साइन हुआ जर्मनी, इटली और जापान के बीच में। ड्यू टू दिस ट्राईपर्टाइट एक्ट हिटलर क्लेम टू इंटरनेशनल पावर, जिसमें कि इस एक्ट के तहत हिटलर को इंटरनेशनल पावर क्लेम किया जाने लगा, ठीक है, हिटलर ने इंटरनेशनल पावर को क्लेम किया, ठीक। हिटलर वांट्स टू कन्क्वेर ईस्टर्न यूरोप। अब हिटलर क्या चाहता था, वह पूरे ईस्टर्न यूरोप को अपने कब्जे में करना चाहता था। ही अटैक्टेड द सोवियत यूनियन इन जून 1941, ठीक है। 1941 में उसने सबसे पहले सोवियत यूनियन पर अटैक किया। सोवियत रेड आर्मी डिफीटेड बाई जर्मनी, और सोवियत की जो रेड आर्मी थी, जर्मनी ने सोवियत रेड आर्मी को हरा दिया, और बस यहीं से सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई। At first, USA had resisted involvement in the war because it has already faced economic crisis after First World War. जब महायुद्ध लगता है तो उसमें सिर्फ एक या दो कंट्रीज़ ही शामिल नहीं होती हैं, उसमें मैक्सिमम कंट्रीज़, इवन पूरा कॉन्टिनेंट ही शामिल हो जाता है, ठीक है। तो जब दो गुटों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई तो USA ने पहले इन्वॉल्व करने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं ये सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो उसमें जो कि आपने पीछे वीडियो में देखा, ग्रेट डिप्रेशन, तो ग्रेट डिप्रेशन सबसे पहले वहीं पर ही हुआ था ना, तो उस ऑलरेडी वह इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर चुका था, तो इसलिए उसने इस वार में इन्वॉल्वमेंट मना कर दी, ठीक है। जापान ऑक्युपाइड फ्रेंच इंडो चाइना एंड वांटेड टू अटैक ऑन USA नेवल बेसिस इन पैसिफिक। अब जापान जो था उसने फ्रेंच इंडो चाइना को अपने कब्जे में कर लिया, और जापान के चाहता था वह USA के जो नेवल बेसिस थे पैसिफिक ओशन में, जहाँ पर नेवी आर्मी वगैरह होती है, तो नेवल बेसिस पर वह अटैक करना चाहता था। जापान सपोर्टेड हिटलर, जापान ने हिटलर को सपोर्ट किया, यानी जर्मनी को सपोर्ट किया, एंड बॉम्ब्ड द US बेस एट पर्ल हार्बर,
और दोनों ने मिलकर क्या किया, यूएस की जो बेस थी वही नेवल बेसिस, एक बेस थी वो पर्ल हार्बर में, ठीक है। पर्ल हार्बर पैसिफिक ओशन में जो नेवल बेस है, बहुत सारी बेसिस थी लेकिन उनमें से एक थी पर्ल हार्बर, ठीक है। तो पर्ल हार्बर पर उन्होंने अटैक कर दिया, बॉम्ब कर दिया, ठीक है, बमबारी शुरू कर दी। देयरफॉर द यूएसए एंटर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वार एंड डिफीटेड हिटलर। अब यूएसए तो गुस्सा हो गया, ठीक है। तो इसलिए मजबूरन यूएसए को सेकेंड वर्ल्ड वार में एंटर होना ही पड़ा, और फिर काफ़ी बड़े युद्ध के बाद हिटलर को हरा दिया, ठीक है। वार एंडेड इन मई 1945। ये युद्ध जो है वो 1945 में ख़त्म हुआ। यूएसए ड्रॉप्ड एटम बम ऑन हिरोशिमा एंड जापान। अब यूएसए ने युद्ध के बाद क्या किया, मतलब उसको इतना गुस्सा था जापान के ऊपर, उसने जापान के जो हिरोशिमा वाली जगह थी उस पर बमबारी कर दी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।